प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रश्नावली 1.1 हल किया था। आज हम जो है तो उसके आगे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है और यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ शब्द आए हैं जैसे भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो आइए सबसे पहले इनकी चर्चा करते हैं कि ये भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या हैं, फिर इसके बाद इस प्रमेय को समझते हैं। तो देखिए संख्याएं आप लोगों ने प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपने पढ़ी होगी। अब इसमें ये देखते हैं कि संख्याओं के गुणनखंड क्या है। आप देखिए एक के गुणनखंड क्या है। एक में किसका किसका भाग लगेगा? एक का लगेगा। दो में किसका भाग जाएगा? एक का जाएगा और दो का जाएगा। तीन में एक का और तीन का। चार में जो भाग जाएगा एक, दो और खुद चार का जाएगा। पांच में किसका भाग जाएगा? एक का व पांच का। तो यहाँ हम एक चीज देखते हैं कि कुछ संख्याओं के जो गुणनखंड है वो सिर्फ एक है। जैसे एक का गुणनखंड सिर्फ एक है और दो। संख्या दो के गुणनखंड कितने हैं? दो गुणनखंड है। संख्या तीन के गुणनखंड कितने हैं? एक और तीन। इसके भी दो गुणनखंड है, इसके तीन गुणनखंड है, इसके दो गुणनखंड है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर जो अभाज्य संख्या कौन सी है? दो है, 3, 5 इस तरह से ये अभाज्य संख्याएं बढ़ती जाएंगी। संख्या एक ना तो भाज्य कहलाती है और ना ही अभाज्य, क्योंकि इसका सिर्फ एक गुणनखंड है। और भाज्य संख्याएं क्या हैं? जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड। देखिए चार संख्या भाज्य है क्योंकि इसके दो से ज्यादा, अगर दो से ज्यादा गुणनखंड है, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, 5, 6 कितने भी हो। जैसे संख्या 6 के गुणनखंड की अगर हम बात करें तो इसके गुणनखंड आएंगे 1, 2, 3 और खुद 6। तो इस तरह से यहाँ पर ये संख्या भाज्य है, ये भी भाज्य है, और क्योंकि इनके गुणनखंड दो से ज्यादा है। तो अब देखिए परिभाषा क्या हुई, भाज्य संख्या क्या है? तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके ठीक ठीक दो गुणनखंड होते हैं, न दो से कम न दो से ज्यादा। और संख्या एक को ना तो भाज्य में शामिल किया गया और ना ही अभाज्य में। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ एक गुणनखंड होता है। एक में सिर्फ एक का भाग लगेगा और दो में एक और दो का भाग लगेगा। तो ये ध्यान दीजिए कि इस प्रमेय को पढ़ने से पहले भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होना जरूरी था, इसलिए मैंने चर्चा किया। अब आते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय 1.2 आपके पेज नंबर 10 पे है। इसको खोलिए। इसमें देखिए लिखा क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो देखिए कोई भी भाज्य संख्या हो, कोई भी भाज्य संख्या, आप कोई भी भाज्य संख्या ले लीजिए। मान लेते हैं कि हमने कोई भी भाज्य संख्या क्या ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया। अब 6 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में अगर हम व्यक्त करें तो कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। ध्यान दीजिए कैसे, 2 क्या है? 2 संख्या अभाज्य है, 3 क्या है? अभाज्य है। तो ये दोनों संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। तो हमने 6 को क्या किया? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है। अब यहाँ पर प्रमेय क्या कह रही है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कह रही है कि जो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में 6 को व्यक्त किया गया है ये अद्वितीय है। मतलब इसका ये है कि अब ऐसी कोई नई अभाज्य संख्याएं हमारे पास नहीं मिलेंगी कि जिनका गुणा कर दे तो हमको 6 मिल जाए। देखिए अब 6 मिलेगा, मान लेते हैं कि हम 6 गुणे 1 करेंगे तब भी हमको 6 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 6 क्या है? अभाज्य संख्या तो नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि ऐसी और दूसरी अभाज्य संख्याएं ढूंढने की, खोजने की, कि 2 अभाज्य संख्याएं मिल जाए या 3 मिल जाए कि उनका गुणा करें तो हमें 6 मिल जाए। तो ऐसी नहीं मिलेंगी। ये प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, जैसे 6 यहाँ पर भाज्य है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है।
तो यहाँ पर 6 को हमने अभाज्य संख्याओं 2 और 3 के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया है। तो अब हमें ऐसी कोई भी दूसरी अभाज्य संख्याएं नहीं मिलने वाली कि हम उनका गुणा कर दें तो हमको 6 मिल जाए। ये प्रमेय कहती है। अब यहाँ पे क्रम पर ध्यान नहीं देना है। जैसे आपको ये नहीं बताना है कि ऐसा भी हम कर सकते हैं 3 गुणे 2, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो अभाज्य संख्याएं तो वही आई। तो इसीलिए लिखा है प्रमेय में कि क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो क्रम से मतलब नहीं है। आखिर हमने जो संख्याएं लिया तो कौन सी लिया, 2 और 3 लिया। आइए एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं कि हमने क्या ले लिया, 12। अब संख्या 12 को हम व्यक्त कर सकते हैं। 12 के यदि हम गुणनखंड लें तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इस तरह से हमारे पास अभाज्य संख्या 2 है, ये अभाज्य संख्या 2 है और ये अभाज्य संख्या 3 है। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि ऐसी अब नई अभाज्य संख्याएं नहीं मिलेंगी कि हम उनका गुणा कर दें तो 12 मिल जाए। सिर्फ 2 2 3 है। इसको हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 लगा करके। अब देखिए इसके बाद में 12 के लिए चलिए प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि हम कोई अभाज्य संख्या लेते हैं 5। अब इसमें ऐसी कोई संख्या अभाज्य नहीं मिलेगी कि हम गुणा कर दें तो 12 मिल जाए। तो इस तरह से अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर 12 भाज्य संख्या है और इसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गुणनफल है ये अद्वितीय होता है। ये जो संख्याएं ये अद्वितीय हैं, ऐसी कोई दूसरी अभाज्य संख्याएं अब नहीं मिलेंगी। यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब देखिए यहाँ पे हम आगे चर्चा करेंगे उदाहरण नंबर 5 की। उदाहरण नंबर 5 क्या कहता है कि संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का ऐसा कोई मान है जिसके लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त होता है। आप इस उदाहरण 5 को आप पुस्तक से प्रश्न लिखेंगे, पेज नंबर 11 पे है। आइए हम इसको देखते हैं। इसी प्रमेय के माध्यम से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए 4 की घात n पर विचार कीजिए। ये उदाहरण 5 देखिए, यहाँ पे 4 की घात क्या दिया है, n दिया है। पूछा गया है कि क्या n का ऐसा कोई मान है जिसके लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त होता है। आइए थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं और देखते हैं। 4 की घात अगर n की जगह पे हम 1 लेते हैं तो ये क्या होगा, 4 की घात 1 होगा। 4 की घात 1 मतलब 4 आएगा। इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 2 होंगे। और इसी तरह से अगर हम n का मान 2 ले लेते हैं तो 4 की घात 2, 4 की घात 2 क्या होगा, 4 गुणे 4 होगा। तो इस तरह से इस 4 के 2 गुणे 2, इसके भी 2 गुणे 2। तो इस तरह से हमको क्या मिल रहा, केवल गुणनखंड 2 2 और 2 2 ही मिल रहे हैं। और हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या इसका उत्तर 0 लास्ट में आ रहा है, मतलब ऐसी कोई संख्या आ रही है जैसे 160 आए, मतलब किनारे 0 आ जाए। तो ऐसा क्या कभी मिलेगा, ये प्रश्न कर रहा है। 4 की घात 1 में तो हमको सीधा 4 मिलता है। 4 की घात 2 में हमको 16 मिला। 16 में इकाई अंक क्या मिल रहा है, हमको 6 मिल रहा है। फिर इसी तरह से 4 की घात 3 करेंगे। ऐसा हम करते जाएं, घात बढ़ाते जाएं 1 2 3, तो क्या कभी ऐसी संख्या हमें मिलेगी जिसके इकाई के अंक में 0 हो। क्या ऐसा संभव है, ऐसा हमारा प्रश्न कह रहा है। तो देखिए जब आप 4 की घात कितनी भी लगाएं, आपके को उसके गुणनखंड क्या मिलने वाले हैं। निश्चित तौर पे यहाँ जब भी गुणनखंड मिलेंगे आपको केवल और केवल 2 मिलेंगे, क्योंकि देखिए इस 4 को फिर आप लिखोगे 2 गुणे 2, इस 4 को फिर 2 गुणे 2, इसको 2 गुणे 2, तो गुणनखंड क्या कहलाए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको कितने भी आप 4 के ऊपर कितनी भी घात लगा ले, हर बार आपको अभाज्य गुणनखंड क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। अब ये ध्यान दीजिए कि ऐसी संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, जिसका इकाई का अंक 0 होता है, तो उसमें क्या होता है, उसके गुणनखंड क्या होते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक संख्या 10 लिया, 10 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 5। तो इस तरह से जिसके इकाई के अंक में 0 होता है उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों होते हैं। आप कोई भी संख्या लेकर के चेक कर सकते हैं, वो संख्या 2 से भी विभाजित होती है और 5 से भी विभाजित होती है। अब मान लेते हैं हमने 20 लिया, 20 में क्या होगा, 2
और गुणे 2 गुणे 5, तो इस तरह से कम 2 1 2 और 1 5, तो आता ही आता 5 दूनी 10, किनारे पर तभी जीरो आएगा जब ये 5 दूनी 10 होकर के ये जीरो बनाएगा। तो इस तरह से जिस संख्या के अंत में या इकाई के अंक में शून्य होता है उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का होना आवश्यक है, 2 और 5 होना ही चाहिए। किंतु यहाँ जब हम 4 की घात कुछ भी लें, चाहे 1 ले, चाहे 2 ले, चाहे 3, मतलब n का मान मतलब घात 1 2 3 4 5 कुछ भी ले, हमको अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही मिलेंगे, 5 कभी नहीं मिलेगा। तो जब कभी 5 नहीं मिलेगा तो 5 दूनी 10, 5 का गुणा करके 5 दूनी 10 नहीं होगा तो किनारे जीरो नहीं आएगा। अर्थात n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसको कि यहाँ पे ले लिया जाए तो इसको हल करने के बाद ये संख्या क्या हो, शून्य पर समाप्त होने वाली हो। तो इस तरह से ये हमने कहाँ से बताया, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से हमने इसको बताया। तो ठीक है, आपके पुस्तक में लिखा है, आप इसको लिख लेंगे। थोड़ा सा इसमें पुस्तक में बदल के लिख दिया है 4 की घात n को। दरअसल क्या किया है कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, और ये बाहर n है तो ये n हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 की घात 2n। इसे घबराना नहीं है, इसमें 2 की घात 2n से भी वही आएगा जो यहाँ डायरेक्ट 4 की घात 1 2 3 से आया। जैसे देखिए 2 की घात 2n लिया तो जब n का मान जब 1 लेंगे तो n का मान 1 लेंगे तो 2 की घात 2 गुणे 1 मतलब 2 की घात 2 मतलब 2 गुणे 2। ये इसी तरह से चाहे 4 की घात 1 लिखें चाहे 2 की घात 2n लिख करके आप कर सकते हैं। इसी तरह से जब यहाँ पर 2 की घात 2n है और आप मान लीजिए कि n का मान 2 ले लेते हैं तो 2 गुणे 2 तो ये 2 की घात 4 होगा, तो ये चीज आपको मिल जाएगी। तो वही चीज है, आप चाहे इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये था उदाहरण नंबर 5, तो आप इसको लिख सकते हैं, आपकी पुस्तक में प्रश्न लगा हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे उदाहरण नंबर 6, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण नंबर 6 देखते हैं कैसे करते हैं इसको। यहाँ पर उदाहरण नंबर 6 में हमको HCF और LCM ज्ञात करना है। उदाहरण 6, दी गई संख्याएं हैं, क्या है 6 और 20। प्रश्न आप पुस्तक से लिखेंगे 6 व 20। तो देखिए यहाँ 6 के को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 के गुणनखंड करें तो 2 तिहाई 6, तो इस तरह से 3 1 कम 3, 2 और 3 अभाज्य गुणनखंडों में 1 को शामिल नहीं करते हैं, सिर्फ 2 और 3 ही लेते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3, और जब कोई संख्या ना मिले आवश्यकता होने पर फिर लेते हैं। लेकिन अभाज्य गुणनखंड क्योंकि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, इसलिए इसको गुणे 1 नहीं लिखना है यहाँ पे। लेकिन जब महत्तम समापवर्तक निकालते हैं और कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में फिर अपन एक उत्तर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ 6 की बात करें तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। यहाँ 2 कितने बार है, 1 बार है, 3 कितने बार है, 1 बार है। तो आइए हम इनको घातों के माध्यम से लिखते हैं। तो जब संख्या 1 बार है तो 1 घात ले लेते हैं। दूसरी संख्या क्या है, यहाँ पे 20 है, तो 20 को भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 20 के लिए अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 शून्य शून्य और 2 पंचे 10। तो इस तरह से 20 के लिए हम क्या देखते हैं, 20 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, जिसको कि हम घातीय रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 की घात 2 और गुणे 5। अब देखिए यहाँ पे हमको इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं, तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। अब यहाँ पर ये दोनों चीजें हमें निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए हम HCF करते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब किसका किसका चाहिए, 6 का चाहिए, 20 का चाहिए। इसको कोष्टक के अंदर लिख देते हैं 6, 20। इसका मतलब है कि 6 और 20 का महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे क्या है, ये आएगा HCF में आपको उभयनिष्ठ लिखना है जो दोनों में हो। तो ये देखिए यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो दोनों के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात जो दोनों में मिले
वो क्या होंगे, 2 की घात 1 होंगे, क्योंकि ध्यान दो 2 की घात 1 इसमें है, इसमें 2 की घात 2, तो 2 की घात 1 दोनों में कहला गया। अब आगे देखिए 3 की घात 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसको नहीं लिखना है। फिर यहाँ पर 5 है, 5 की घात 1 है, तो यहाँ पर भी 5 नहीं है, तो इस तरह से 5 भी छूट जाएगा। कुल मिलाकर के 6 वाले में भी होना चाहिए, 20 वाले में भी मिलना चाहिए। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनकी छोटी घातों को लिख देना। जैसे यहाँ दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 इसमें भी आता है 2 इसमें भी आता है, तो इसकी छोटी घात क्या है, 1 है। यहाँ पर 1 से बड़ी घात क्या है, 2। तो दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की छोटी घात को हमें HCF में लिखना है। वह एलसीएम, और एलसीएम कैसे करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम सबसे पहले एलसीएम लिखेंगे, 6 और 20 का निकालना है तो 6, 20 लिखेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर एलसीएम के लिए हमको सभी को लिखना है, इसके सभी गुणनखंडों को, इसके सभी गुणनखंडों को, लेकिन जो 2 बार आ रहे हैं उनमें से हमको बड़ी घात ले लेना है। अब जैसे देखिए हमको लिखना 2 की घात 1, 3 की घात 1, 2 की घात 2, 5 की घात 1, सबको लिखना है। लेकिन जब 2 की घात 2 लिख देंगे तो 2 की घात 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 2 की घात 1 खुद 2 की घात 2 में शामिल है। तो इस तरह से हम जब लिखेंगे तो देखिए लिखते समय ध्यान दीजिए कि 6 ये इसके पूरे गुणनखंड लिखें, इसके पूरे गुणनखंड। तो इसमें देखिए सबसे पहले आता है 2 की घात 1, इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी आगे चलेंगे तो 2 की घात 2 को लिख लेंगे। इससे 2 की घात 1 से बड़ी घात 2 वाला उसको लिख लेंगे। अब इसको जो ये छूटा, इसके बाद 3 की घात 1 इसको लिख लेते हैं, 3 की घात 1 गुणे, माने ये हो गया ये हो गया। अब यहाँ 2 की घात 2 लिखना, क्योंकि इसको छोड़ दिए थे तो बड़ी घात लिखना था, तो ये 2 की घात 2, और इसी तरह से ये 5 की घात 1, जो अकेले हैं तो वो तो लिखना ही लिखना है। जैसे 3 की घात 1 इसमें है, इसमें नहीं है, और 5 इसमें है तो इसमें उसको सबको लिखना। तो लघुत्तम निकालने के लिए ये तरीका अपनाना है कि आपको सभी को लिखना है, लेकिन जो डबल हो रहे हैं उनमें से बड़ी घात लिखना है, और जो सिंगल आ रहे हैं उनको तो लिखना ही लिखना। अब इसको आगे हल करते हैं तो क्या मिलेगा, 3 की घात 1 3 हो जाएगा, 2 की घात 2 कितना होगा, 4 होगा, ये 5 होगा, इसका गुणा कर लिया जाएगा, तो 4 3 12 5 60। तो इस तरह से इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना आया, 60 आया, और ये जो HCF आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये कितना हो गया, 2 हो गया। ये आपके 2 और 60 यही आपके उत्तर है। तो इस तरीके से यहाँ पर HCF और LCM निकाला गया। अब आइए इस पे HCF LCM से एक सूत्र है, इस सूत्र को आप लोग ध्यान दें। किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों A व B के लिए HCF AB इंटू LCM AB इज इक्वल टू A इंटू B। मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो उनका गुणनफल उनके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF व LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए इसमें उदाहरण 7 की हम चर्चा कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इनका LCM ज्ञात करें। आइए देखते हैं उदाहरण 7। उदाहरण 7 में इस सूत्र का इस्तेमाल किया गया। ध्यान दीजिए इस सूत्र में ऐसा है कि 3 चीजें हैं, एक तो HCF AB है, दूसरा LCM AB है, और तीसरा A और B का गुणनफल है संख्याओं का। अब इसमें से यहाँ पर अगर हमको संख्याएं A और B पता है और साथ में उनका LCM पता है तो हम HCF निकाल सकते हैं, अथवा A और B पता है और उसका HCF पता है तो हम LCM निकाल सकते हैं। मतलब इसमें कोई भी कुछ राशियां ज्ञात होने पर कुछ अज्ञात राशियां निकाली जा सकती है। अगर एक कोई राशि अज्ञात है बाकी की सभी ज्ञात है तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो इसको देखिए उदाहरण 7 के माध्यम से समझते हैं। उसमें ऐसा दिया गया है, इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए। तो 96 और 404 का HCF हम कैसे ज्ञात करेंगे?
तो यहाँ पर देखते हैं 96 को हम क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड लेते हैं 96 का। ये 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो क्या मिला इसमें, इसमें देखिए 96 में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार है। मतलब 96 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणे, और 3 कितने बार आया है, 1 बार है, 3 की घात 1। और इसी तरह से देखिए दूसरा कौन सी संख्या है, 404। तो 404 को देखते हैं, 404 में क्या स्थिति बनती है। तो 404 में देखिए 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2 शून्य शून्य, ये 101। 101 अभाज्य संख्या है, 101 एकम 101। तो 404 को हम कैसे लिख सकते हैं, 404 को हम लिख सकते हैं, इसमें 2 गुणे 2 2 बार आया है, तो ये 2 की घात 2 गुणे क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, इसका HCF ज्ञात करना है, फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF, इसलिए देखिए HCF किसका किसका, 96 और 404 का। संख्याओं को कामा लगा के कोष्टक के अंदर लिखते हैं 96, 404। तो 96 और 404 का HCF में क्या करना है, आपको दोनों की उभयनिष्ठ में छोटी घातें लिखनी है। जैसे देखिए यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 5 है, तो दोनों में क्या मिलेगा, 2 की घात 2 मिल जाएगा। तो ये 2 की घात 2 ले लेते हैं। इसके बाद 3 की घात 1 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं, छोड़ देंगे। 101 इसमें है, 101 की घात 1 लिख सकते हैं। ये 101 इसमें, लेकिन इसमें ये भी छूट जाएगा। हमको उभयनिष्ठ चाहिए, HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ 2 की घात 2 अर्थात क्या मिला हमको, 4 मिला, ये HCF मिल गया। अब आगे का प्रश्न ये कहता है कि LCM भी बताएं। तो LCM कैसे निकालेंगे, तो देखिए LCM के लिए हमें क्या करना है, तो LCM के लिए सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। देखिए पुनः चूंकि HCF AB इंटू LCM HCF AB इंटू LCM AB इक्वल टू A इंटू बी। अभी अभी मैंने ये सूत्र लिखा था, इसमें हमको HCF पता है, LCM चाहिए। हम इसका थोड़ा पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर जब करेंगे तो क्या मिलेगा, LCM AB, ये HCF AB बटे के नीचे चला जाएगा, या बाद में भी कर सकते हैं, मान रख देते हैं सीधा सीधा, बाद में पक्षांतर करते हैं। चलिए तो देखिए सर, इसमें हम मान रखते हैं सभी के, तो मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखें HCF AB, इसका मान कितना है, 4 है। HCF AB, ये A यहाँ 96 है, B यहाँ 404 है। A की जगह पे 96, B की जगह पे 404 लेना, दो संख्याएं। तो अब इस सूत्र में मान रखें तो HCF AB मतलब HCF 96 404 क्या मिला, 4। तो इसका मान कितना हमारे पास, 4 है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं। ये हमने ये यहाँ पे लिख लिया 4 गुणे LCM AB। तो LCM AB तो ज्ञात करना हमको, इसकी जगह पे इसको ज्यों करते हैं उतार लेते हैं। तो ये हो गया LCM AB। इसके बाद यहाँ है A गुणे B। A का मतलब है 96, A की जगह पे 96, B की जगह पे 404। तो A गुणे B मतलब 96 गुणे 404। तो ये 96 गुणे 404। इसके बाद ये 4 यहाँ गुणे में है, पक्षांतर करेंगे बटे के नीचे चला जाएगा। तो आगे देखिए कैसे मिलेगा हमको, LCM AB, AB के स्थान पर आप यहाँ पर इस A की जगह पे 96 और इस B की जगह पे 404 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, मैं दो मिटा कर नहीं लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर लिख लेंगे A की जगह पे 96 और B की जगह पे 404। मतलब ये हो जाएगा LCM 96, 404, ऐसा हो जाएगा। तो ये अब आएगा LCM 96, 404। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 96 गुणे 404, ये तो रहेगा, 4 यहाँ बटे के नीचे आएगा। तो ये आ जाएगा 96 गुणे 404 और बटे के नीचे आएगा 4। अब इसको हम काट देते हैं और फिर गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 से कटेगा, 4 एक कम 4 शून्य, 4 एक कम 4, 101 और 96 का गुणा कर लिया जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर हमको 9696 प्राप्त हो जाएगा।
9696। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस सूत्र के इस्तेमाल से हमने एक चीज निकाला है, एचसीएफ निकाला है, और फिर सूत्र की मदद से हमने क्या किया, इसका एलसीएम निकाल लिया। मतलब कहने का कि हमको दो संख्याओं के जो पता थी 96404, उसमें हमको एक ही चीज निकालनी पड़ी, दोनों की आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए इसी तरह से अगर हमारे पास तीन संख्याएं हैं तो कैसे करेंगे। तीन संख्याओं के लिए जैसे यहाँ पे है संख्या 6, 72, 120 का गुणनखंड एचसीएफ गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 8। इसमें देखिए हमारे पास जो संख्याएं हैं वो 6, 72 और 120 हैं। हम क्या करते हैं कि इनको अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए इनके सबसे पहले गुणनखंड ले लेते हैं। तो देखिए 6, 72 और 120, तो 6 120 ये तीन संख्याएं हैं। इनका हम गुणनखंड लेते हैं। सबसे पहले 6 का लेते हैं। 6 का क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6। तो ये 6 को तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, मतलब 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1, सब एक एक बार है। फिर इसके बाद क्या है, 72 है। 72 के गुणनखंड देखते हैं। 72 ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12, और ये आएगा 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 सताई 9 और 3 एक कम 3। क्या देखा हमने, यहाँ पर 2 कितने बार है, 1 2 3 बार है। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3। 3 कितने बार है, 1 और 2 बार है, तो 3 की घात 2 ले लेना है, जितने बार है उतनी घात। इसके बाद बचता क्या है, 120। 120 के भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, 2 छक्के 12 शून्य 2 30, और ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, फिर ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 एक कम 5। इससे 120 में क्या है, 2 3 बार है, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3, और गुणे 3 कितने बार है, 1 बार है, तो 3 की घात 1, और 5 कितने बार है, 1 बार है, तो ये हो जाएगा 5 की घात 1। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इन संख्याओं को व्यक्त किया। अब इसके बाद में हमको इसका करना क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इसलिए देखिए एचसीएफ, पहले देखें एचसीएफ। तो एचसीएफ किसका किसका चाहिए, 6, 72, 120, 6, 72, 120, इनका हमको एचसीएफ चाहिए। तो इसके एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ और सबसे बड़ा गुणनखंड। देखिए तीनों में मिलना चाहिए उसको, इसमें। आइए 2 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 3 है, इसमें 2 की घात 3 है। तो 2 की घात कितनी है जो तीनों में हो, तो 2 की घात 1 है, क्योंकि इसमें 2 की घात 1 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 2 की घात 1 तीनों में कहला गई। तो ये 2 की घात 1 हमने लिख दिया। उभयनिष्ठ मतलब तीनों में मिलना चाहिए। इसी तरह से 3 की घात 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 की घात 1 है, तो तीनों में माना जाएगा कि 3 की घात 1 है। 5 की घात 1 इसमें है, लेकिन इन दोनों में नहीं, तो छूट जाएगा। हमको वनिष्ठ देखना, कुल मिलाकर के छोटी घात, अभाज्य संख्याओं के ऊपर की छोटी घात जो तीनों में है उसको हमें लेना है। मतलब 2 की घात अगर बड़ी 3 है यहाँ पे, किंतु यहाँ पर बड़ी वाली 3 तो नहीं है, 2 की घात 1 छोटी है, तो छोटी वाली घात ही हमको यहाँ पे लिखना है। अब इसको हल करेंगे तो 2 की घात 1 का मान 2 होगा, 3 की घात 1 का 3 होगा, तो ये 2 तिहाई 6, इस उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से देखें एलसीएम। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम 6, 72, 120। एलसीएम में हमको सभी को लिखना है, पूरे गुणनखंड लिखना, लेकिन लिखते समय ये ध्यान देना है कि जहां बड़ी घात होगी वहां पे छोटी घात को नहीं लिखना है, हमको बड़ी घात के सामने छोटी घात को छोड़ देना है। अब देखिए एक तरफ से लिखना चालू कर दें, पहले 6 वाले, तो 2 की घात 1, इसको क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब आगे 72 वाला लिखेंगे तो 2 की घात 3 ऑलरेडी हमें लिखना पड़ेगा, तो छोटी घात छूट जाएगी, फिर इसको लिख लेंगे। अब देखिए इसको 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 सबको लिखना, कुल मिला के एक तरफ से लिखना चालू करना है। तो यहाँ से इसके 6 के पूरे गुणनखंड, 72 के पूरे, 120 के पूरे, लेकिन लिखते समय यही ध्यान देना है कि बड़ी घात लिखना, छोटी नहीं लिखना। तो 2 की घात 1
2 की घात 3 से छोटा इसलिए छोड़ दो इसको। इसके बाद 3 की घात 1, 3 की घात 1 को भी छोड़ दो, क्योंकि अभी आगे जब 72 वाला लिखेंगे तो 3 की घात 2 लिख लेंगे, 3 की घात 1 से बड़ी घात लिख लेंगे, तो ये तो दोनों ऑलरेडी छूट गए। इसके बाद अब 72 वाले पे पहुंचते तो 2 की घात 3, हाँ लिख लेते, ये सबसे बड़ी घात है। देख लेना कि 2 की घात कहीं 3 से बड़ी तो नहीं है, कहीं नीचे तो नहीं है, 2 की घात 3 ही सबसे बड़ा है, इसमें भी आया इसमें भी आया, तो इसको एक बार लिख लेना है। दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। इसका लिख लिए तो फिर इसका नहीं लिखना। अब ये देखिए 72 में 2 की घात 3 हमने लिया। अब 3 की घात में आते हैं तो 3 की घात यहाँ पे कितनी है, 2 है। यहाँ पर 3 की घात 1 है, तो बड़ी घात कौन कहलाए, यही कहलाए 3 की घात 2, तो ये हमने 3 की घात 2 लिखा। इसके बाद इसका कंप्लीट हुआ, इसका कंप्लीट हुआ। 120 में आते हैं, 120 में क्या है, 2 की घात 3, ये लिखा जा चुका है, बार बार नहीं लिखना। 3 की घात 1, इसको भी नहीं लिखना क्योंकि 3 की बड़ी घात 2 हमने लिख लिया। अब बचता क्या, 5 की घात 1, इसको लिख लेना, ये 5 की घात 1। बस फिर क्या, इनको हल कर लेना, जो आएगा वो उत्तर है हमारा। 2 की घात 3 क्या होगा, 2 की घात 3 का क्या मतलब है, 2 की घात 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 हुआ, गुणे 3 की घात 2, 3 सताई 9, और ये 5 की घात 1 5, और इन सभी का, इन तीनों का गुणा कर लेना है 8 गुणे 9 गुणे 5, तो क्या मिलेगा हमको, 360। इस तरह से ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये उदाहरण कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में